नमस्कार दोस्तों। ये कोई राजस्थान सीएचओ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें जो 61 क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर रक्तस्राव पोस्टमार्टम हीमोरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है। ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है जो आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें तीन जो क्वेश्चंस जो तीन ऑप्शन हैं वो तो उस क्वेश्चन को सपोर्ट करेंगे और एक है वो नेगेटिव रहेगा, मतलब वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो सपोर्ट नहीं करेगा वही हमारा आंसर राइट रहेगा। तो इसमें ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन है, मेथार्जिन है, मेपिप्रोस्टोन है और मीजोप्रोस्टोन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीपीएच बोलते किसको हैं। जब डिलीवरी के दौरान 500 ml 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पीपीएच। ठीक है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो। अगर सिजेरियन सेक्शन है तो हम मानते हैं कि जब 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हम बोलेंगे उसको पीपीएच, पोस्टपार्टम हीमोरेज। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं कि पीपीएच को हम किस प्रकार रोक सकते हैं या फिर पीपीएच को हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, ऑक्सीटोसिन की मदद से करते हैं, मेथार्जिन की मदद से करते हैं, मेपिप्रोस्टोन की मदद से करते हैं या फिर मीजोप्रोस्टोन की मदद से करते हैं। तो उन्होंने बोला है इसमें ऑलरेडी कि नहीं मतलब नॉट। ठीक है, तो तीन तो इसमें हमारे सही आंसर होंगे और एक होगा गलत, और जो गलत होगा वही हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं कि जब पीपीएच होता है तो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो जो मायोकार्डियम है यूट्रस की जो मायोकार्डियल मसल्स हैं वो जो अटोनी ऑफ यूट्रस होती है उसको उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती है। उसकी वजह से क्या होता है, पीपीएच स्टॉप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेथार्जिन। मेथार्जिन का भी सेम प्रोसेस है, वो भी यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, पीपीएच स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मीफीप्रोस्टोन। तो मीफीप्रोस्टोन पीपीएच में हम नहीं देते हैं क्योंकि ठीक है तो मेपिप्रोस्टोम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या कॉज करवाती है, अबॉर्शन। ठीक है, तो ये क्या कॉज करवाती है, अबॉर्शन यूज कॉज करवाती है, अबॉर्शन करवाती है। दूसरी बात इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम मेपिप्रोस्टोन देते हैं, तो इसलिए इसमें हम मेपिप्रोस्टोन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मीजोप्रोस्टोन हम प्रोस्टाग्लैंडिन जो रहते हैं उसके अगेंस्ट काम करती है और ब्लीडिंग को रोकने में भी काम करती है। जैसे अल्सर वल्सर होते हैं उसमें भी ब्लीडिंग स्टॉप करने में मीजोप्रोस्टोन यूज होती है। ठीक है, तो इसमें जो तीन क्वेश्चंस मतलब तीन ऑप्शंस हैं ए बी एंड सी, ये तीन तो कर रहे हैं इसको सपोर्ट, और जो ये डी सी है वो नहीं कर रहा है इसको सपोर्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी, क्योंकि डी ए बी इसका करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है प्रसव की संभावित तिथि, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगाने के लिए कितने दिन जोड़ने चाहिए। तो आपको ईडीडी निकालना आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो आज आप सीखेंगे यहाँ पे। तो ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, LMP प्लस 7 डेज प्लस 7 डेज 9 मंथ। ये एक सीक्वेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ईडीडी हम कैसे निकालते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, जिस दिन जो मेंसिस है फीमेल का या जो वुमेन का वो स्टार्टिंग डेट होती है उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग डेट। उसको हम क्या बोलते हैं, LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज कब स्टार्ट हुआ, मतलब जिस दिन वो स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, LMP। ठीक है, और इसमें क्लियर हो जाता है अभी। ठीक है, तो स्टार्ट की डेट होती है उसको हम LMP बोलते हैं। उसके बाद जो 7 डेज हम फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, 7 डेज जो जोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद 9 मंथ। ठीक है, कई बार मतलब कंफ्यूज करने के लिए अगर वो 9 मंथ 7 डेज भी देता है तो आपको 7 डेज पहले काउंट करना है, 9 मंथ बाद में काउंट करना है। ठीक है, तो हम उसको निकालते हैं EDT। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है वो हम मैच कर लेते हैं, 9 महीने 7 दिन, तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका सी। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अगर ये दोनों ऑप्शन दे तो आपको 7 डेज पहले जोड़ने हैं अगर किसी को, और मैं तो बोलता हूँ कि आपको 7 दिन पहले ही जोड़ने चाहिए, उसमें आपको एक्यूरेट डेट आएगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गर्भवती महिला में सामान्यतः श्वसन दर कितनी होती है। ठीक है, तो इसमें
अब नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो उसमें पूछा है, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं, और सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए था। और अगर नहीं पता है तो अभी इसका आंसर देख लीजिए। इसमें जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है किसकी, गर्भवती महिला की, तो एक मतलब नॉर्मल एडल्ट की कितनी होती है, 12 to 16, ठीक है, जो लास्ट वीडियो में भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो गर्भवती महिला होती है उसकी रेस्पिरेटरी रेट थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो होती है 18 to 20 प्रति मिनट, अकॉर्डिंग टू राजस्थान CHO 2020 एग्जाम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें ये 64 क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन है, और उसमें ऑप्शन दिए उन्होंने 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह एंड 32 सप्ताह। तो आपको ये भी चीज़ एक सिंपल सी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, और पता आपको ये होना चाहिए कि जो फीटल हार्ट साउंड है वो हम जो फीटोस्कोप होता है, फीटोस्कोप कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे ग्लास जैसे होता है जिसको हम स्टमक पे रख के उसको सुनते हैं, जो इसमें मतलब, ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो इससे हम 20 सप्ताह मतलब 20 वीक पे हम फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। अगर आप फीटोस्कोप को यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू काउंट 20 वीक्स, ओके। तो 20 वीक आपको वेट करना पड़ेगा, और 20 वीक आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर आप डॉपलर से सुन रहे हैं, अगर आप डॉपलर से सुन रहे हैं, अगर आप डॉपलर से सुन रहे हैं तो आपको कितना करना पड़ेगा, 10 वीक, ओके। और अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी से देखना चाहते हैं तो आप विद इन 7 वीक में भी देख सकते हैं। तो आपको तीनों चीज क्रिस्टल क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो एनीमिया का एक क्वेश्चन है, और आपको नॉर्मल वैल्यू इसमें पता होना चाहिए कि कितने से कम हम, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें क्या हो जाता है, मतलब हम हीमोग्लोबिन कितने से कम होने पर हम उसको क्या बोलते हैं, एनीमिक बोलते हैं। तो जो ये जो सी आंसर है इसका, ये इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब गर्भवती महिला होती है उसको 11 ग्राम, क्योंकि इसमें क्या होता है, ठीक है, 11 ग्राम पर DL हम बोलते हैं, नॉट mg, दिस इज ग्राम GM, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन होता है, उसकी वजह से हम रेंज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी ही उसका हीमोग्लोबिन काउंट कम आता है जब फीमेल होती है प्रेग्नेंट, तो इसका क्या आता है 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं IUCD का तात्पर्य क्या है, या फिर IUCD का फुल फॉर्म पूछा है। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन से ऑप्शन में है, सी में, तो यू हैव टू टेक केयर, ओके। तो इसमें ज़्यादा सोचने का बात भी नहीं है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो कुछ होती हैं बैरियर मेथड होते हैं, कुछ नेचुरल मेथड होते हैं, ठीक है, कुछ नेचुरल मेथड होते हैं, कुछ बैरियर, कुछ केमिकल मेथड होते हैं, कुछ परमानेंट मेथड होते हैं। तो आप सबको ये पढ़ना चाहिए, और हम नर्सिंग वाईफाई के थ्रू आप सबको बताने वाले हैं नेक्स्ट कुछ वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो राजस्थान CHO में पूछा गया था, ठीक है, जो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जो फीटल हार्ट राउंड है वो होती है 120 to 160 प्रति मिनट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें आपको ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको ये चीज़ देखना है कि जो आपका जो डाटा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, और इसका आंसर कितना जाएगा 120 to 160, और यही उन्होंने आंसर माना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांच की जानी चाहिए। तो ये भी एक आपको याद होना चाहिए। वो तो जब ये पहले हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी भी आने के इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप सबको क्या होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाएंगे आपसे, हर पेपर में एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो
अभी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें कि हीमोग्लोबिन है, यूरिन शुगर HCG है, हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन है, हीमोग्लोबिन ब्लड शुगर और यूरिन शुगर, और ये सब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसका आंसर है इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हम हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं क्योंकि वुमेन को क्या हो जाता है, एनीमिक होने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी बात है गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए हम यूरिन शुगर भी यूज करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं। यूरिन एल्बुमिन हम जो एडिमा होता है उसको देखने के लिए हम यूरिन एल्बुमिन का यूज मतलब टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ में टिटनेस टॉक्साइड का पहला टीका ठीक है, हाँ टीका लगा था। अब वो 8वें महीने में जांच हेतु आई है। आप टीटी के बारे में क्या निर्णय लेंगे, और उसमें कुछ ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे या टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, या टीटी का 0.5 ml की जगह 1.1 ml टीका लगाएंगे, या आज टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन के। तो ये आपको ऑप्शन पढ़ने में टाइम, ठीक है, आपको अच्छे से ऑप्शन पढ़ने हैं और आपको इसमें क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि जब उसका पहला टीका कब लगा था, 4 माह पे, और अब वो आई है 8 मतलब 8वें महीने पे, मतलब 4 महीने उसको हो चुके हैं। ठीक है, 4 मंथ, नॉट ए वीक। ठीक है, तो 4 मंथ जब उसको हो चुके हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टीटी का हमको टीका तो लगाना है। ठीक है, और जो टीटी के जो टीका होता है उसमें मिनिमम मतलब 4 वीक मतलब 28 डेज या 1 मंथ का गैप तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, अगर हम उसको अब टीका लगा देते हैं तो अगर हम उसका वेट करते कि आपको 4 वीक के बाद दोबारा आना है तो शायद उसका डिलीवरी हो जाएगा, क्योंकि 8वां महीना उसका चल रहा है, 8वां मंथ उसका चल रहा है। तो हम इसमें डिसीजन यही होगा हमारा कि हम टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमको उसमें टीका लगा देना चाहिए। अब हम अगर हम ऑप्शंस को गलत करके देखते हैं तो टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, तो क्यों नहीं लगाएंगे, आपको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टीटी से नहीं रोका तो बच्चे को क्या हो जाएगा, टिटनेस टॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोले डोज बढ़ाने से कुछ सेंस नहीं है, और अगर आप डोज बढ़ाएंगे तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए आप डोज भी नहीं बढ़ा सकते। आज टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन नहीं, आपको कितना वेट करना पड़ेगा, 28 डेज। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। आपका आंसर एक बचता है जिसका नाम है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, इसमें N10HCl है, NaOH है, NaOCl है। ठीक है, तो इसमें आंसर है आपका बी, जिसमें हम Ny10/HCl Ny10HCl हम इसमें यूज करते हैं किसको, हीमोग्लोबिन की जांच करने के लिए। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए, और ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट आते हैं, सेम ऑप्शन भी इसमें चेंज नहीं होते हैं। तो आपको इसमें आंसर क्या लिखना है, बी लिखना है। ठीक है, गर्भवती महिला को कौन से संक्रमण के लिए जांचना चाहिए, मतलब कम्युनिकेबल ऐसी कौन सी डिजीज हैं जो ट्रांसफरेबल डिजीज हैं, उसके लिए हमको जांचनी चाहिए, किसको, महिला को। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं HIV, हेपेटाइटिस A और सिफिलिस हो गया, HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस हो गया, हेपेटाइटिस C और सिफिलिस हो गया, और हेपेटाइटिस। मेन प्रॉब्लम इसमें किस चीज़ की पूछी है उन्होंने, अगर आपने इसमें नोटिस किया है तो वो हेपेटाइटिस के बारे में पूछना चाहता है कि आप कौन सा हेपेटाइटिस की जाँच करवाएंगे गर्भवती महिला में, क्योंकि और तो उन्होंने तीनों ऑप्शन कॉमन रखे हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं इसमें कि हम इसमें जांच करवाएंगे हेपेटाइटिस बी की। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, अकॉर्डिंग टू राजस्थान CHO 2020। ठीक है, तो इसमें हम हेपेटाइटिस बी की जांच करवाएंगे और सिफिलिस की जांच करवाएंगे और HIV की जांच करवाएंगे। तो ठीक है, क्योंकि ए और ई तो हम बोलते हैं कि ये किसके थ्रू फैलते हैं, तो ये फैलते हैं आपके फीको ओरल रूट के थ्रू। ठीक है, और जो हेपेटाइटिस C है ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है। तो ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन कितने घंटों का अंतराल होता है। तो ठीक है, तो इसमें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे हैं। तो पार्टोग्राम में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में 4 घंटे का अंतर रहता है। पार्टोग्राम एक OBG का टॉपिक है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो गैप होता है वो 4 घंटे का होता है, और 4 घंटे इसका आंसर है। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट वीडियो में हम जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो इसमें पार्टोग्राफ को हम अच्छे से आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। ठीक है, तो जन्म के कितने समय बाद,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इसमें कि जब बच्चे का बर्थ हो चुका है तो आप जो नियोनेट है, जो अर्ली नियोनेट हो, उसको आप ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करना है, तो आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप कर सकते हैं आप उसको क्या कीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर उसने टाइम दिया है तो आप बोलना कि विद इन हाफ 30 मिनट आप करना चाहिए। अगर फिर भी अगर वो पूछता है कि 1 आवर, तो 1 आवर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे के भीतर हो गया, 2 घंटे के भीतर हो गया चिकित्सक के कहने के बाद, और 6 घंटे के बाद। तो चिकित्सक के कहने की इसमें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये आप अपने नर्सिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंग भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको 1 आवर के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा देनी चाहिए, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 30 मिनट लग सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे तक वेट नहीं करना है। सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है, तो वही चीज़ है जो मैं पहले बोल चुके हैं हम, और उन्होंने बोला है कि जो औसतन कितना ब्लड लॉस होता है, तो 500 ml। ठीक है, अगर 500 ml से ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, PPH। कौन सी डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में। और अगर अगर ये 1000 ml से ज़्यादा है और डिलीवरी का नाम है सिजेरियन सेक्शन, तो हम क्या बोलते हैं उसको, PPH। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इसमें क्या आएगा, बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स के अनुसार प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है, तो ठीक है, तो आपको अगर एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक है जो याद कर सकते हैं हम, कैसे से लाल लचीला। ठीक है, लाल में हम जितनी भी फ्लेक्सिबल चीज़ें वो डालते हैं, काले में कचरा डालते हैं। ठीक है, काले में कचरा, पीला में पस, मतलब P4 पीला, P4 पस, मतलब ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ आएंगी तो पीले में डालेंगे। ठीक है, काला कचरा, लाल लचीला, पीला पस, और नीला नुकीला, नीले में हम क्या डालते हैं, सार्प डालते हैं। ठीक है, आजकल वाइट भी आने लग गया है नील, ये जो सार्प के लिए। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी बॉडी ऑर्गन है, वो सब किस में जाएंगे, येलो में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पीली थैली। ठीक है, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जो मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट होती है उसमें मोस्ट कॉमन, अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MMR। ठीक है, तो आपने जैसे उसने पूछा सेप्सिस है, टॉक्सिमिया है, असुरक्षित गर्भपात है, या फिर रक्तस्राव है। तो रक्तस्राव का मतलब आप समझते हैं ना, PPH। तो पोस्ट पार्टम हीमोरेजिक बहुत बड़ा कारण है, या फिर मोस्ट कॉमन कारण है किस चीज़ का, मातृ मृत्यु दर, या फिर मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ये है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH का क्या है, तो आप बोलना अटोनी यूटेरस, अटोनी यूटेरस। तो रक्त मतलब MMR का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, रक्तस्राव। ठीक है, मतलब PPH। और PPH का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, अटोनी ऑफ यूटेरस। अब अटोनी ऑफ यूटेरस क्या है, कि यूटेरस की टोन लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असुरक्षित यौन संबंध या फिर अगर अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो अनप्रोटेक्टेड कोइटस होता है जिसको हम बोलते हैं जब जब कपल ने कोई बैरियर मेथड या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया है, या फिर कोई परमानेंट मेथड यूज नहीं किया है, और वो कर रहा है क्या, कोइटस। ठीक है, तो कौन सी दवाई जो हम लेते हैं गर्भनिरोधक गोली, वो कितने घंटे के अंदर अंदर ले जानी चाहिए, तो आपका आंसर है इसमें, ठीक है, कितने घंटे के अंदर, 72। तो अनवांटेड 72 अगर आप जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए, जो अनवांटेड 72 के नाम से आती है, एक टेबलेट आती है जो कि आपको विद इन 72 आवर आपको खाना है, उसकी वजह से फिर आपका नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, प्रसवोत्तर बंध्याकरण पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन अगर हम बोलें तो पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन का मतलब यही है कि जो आप ट्यूबेक्टोमी कर रहे हो तो आपको कितना समय वेट करना चाहिए। तो आप 24 घंटे से 7 दिन तक वेट कर सकते हैं। इस बीच में आपको क्या है, अगर आप स्टरलाइजेशन का मतलब वही है, ट्यूबेक्टोमी और
वॉशेक्टोमी। ठीक है, तो पोस्टपार्टम का मतलब आ गया तो यूट्रस आ गया, यूट्रस का मतलब तो मदर होता है, तो मदर में क्या करते हैं हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं, और ट्यूबेक्टोमी कब करते हैं 24 घंटे के बाद और 7 दिन से पहले आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बी है। वासक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें ऊपर ट्यूबेक्टोमी का क्वेश्चन था, अभी इसने बायसेक्टोमी का पूछा है, तो ऊपर कॉन्ट्रासेप्टिव का इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि CHN में इसका जो टारगेट है वो CHN है, और CHN में भी कॉन्ट्रासेप्टिव को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और हम एक कॉन्ट्रासेप्टिव की एक क्लास आपको डालने वाले हैं यही यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाईफाई के थ्रू, तो आप देखते रहिए हमारा चैनल। ठीक है, तो वासक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी का परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। तो वासक्टोमी क्या होता है, जिसमें वास डिफरेंस के जो ट्यूब रहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, टाई कर देते हैं। ठीक है, टाई कर देते हैं या फिर उसको काट देते हैं, तो वासक्टोमी। एक्टोमी मीन्स रिमूवल या फिर काटना, और वास मतलब वास डिफरेंसेस। तो 1 माह तक, 3 माह तक, 2 माह तक और 5 माह तक उन्होंने ऑप्शन दिया है, और इसका आंसर है 3 माह तक। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि जो 3 माह तक इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हमारा स्पर्म होता है, जो हमारा स्पर्म होता है वो जो वास डिफरेंसेस होती हैं, जैसे अगर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये आता है बार बार। अगर ये वास डिफरेंस है, ठीक है, ये वास डिफरेंस है, ठीक है, अगर ये वास डिफरेंस है, ठीक है, तो एक सेकंड, ठीक है ना, अगर ये वास डिफरेंस है और हमने इसको किया है कट यहाँ से, तो यहाँ से कर दिया हमने टाई। ठीक है, अगर हम बोलें कि इधर हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है और इधर हमारा टेस्टिस है, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए इसमें कि जो यहाँ से और यहाँ तक कुछ स्पर्म सेल्स रहती हैं लाइव, और जिसका टाइम पीरियड रहता है 60 डेज। ठीक है, तो 60 डेज तक ये रहती हैं जिंदा। अगर इस 60 डेज तक अगर वो बंदा सेक्स करता है या फिर कोइटस करता है, तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा क्या, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, और हम प्रेगनेंसी तो नहीं चाहते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो जाएगा 3 माह तक। ठीक है, 2 माह तक इसलिए क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया, मतलब एक टर्मिनेटिंग पॉइंट हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने हमने 3 महीने के लिए उनको बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल एनर्जी IUCD को कितने समय में बदल लेना चाहिए। तो इसमें है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल एनर्जी को हम 5 वर्ष में बदलते हैं, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में और 20 वर्ष में। तो 10-15 वर्ष, 15 और 20 वर्ष का तो कोई सेंस इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा तो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव आया नहीं है अभी, और 10 वर्ष का ये हम करते हैं जिसमें हम कॉपर टी डालते हैं, और 5 वर्ष में हम लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो, अभी जस्ट इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं, तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे नर्सिंग वाईफाई चैनल से। तो थैंक यू दोस्तों।